A very good morning to you. Welcome to the fifth episode of In Search of Vole. तो दोस्तों, मैं जैसा आपको पिछले एपिसोड में बता रहा था, मैंने अपनी कांवड़ यात्रा 24 जुलाई 2009 को सुबह 7 बजे हर की पैरी से शुरू कर दी और उसके बाद मैं अपने मंजिल की ओर बढ़ चला। मेरी मंजिल थी मयूर विहार, दिल्ली, जो कि वहाँ से तकरीबन 270 किलोमीटर की दूरी पे था। मुझे नहीं मालूम था कि जेब में 60 रुपया और कंधे पे एक कांवड़ और 270 किलोमीटर का रास्ता, क्या मैं ये पूरा कर पाऊँगा? लेकिन दोस्तों, दिल में जोश था और मन में विश्वास था और इतना यकीन था कि शंकर भगवान की कृपा से मैं ये मंजिल ज़रूर पूरा करूँगा। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको बताया, सुबह 7 बजे का समय था। सूरज निकल गया था और मैं हर की पैरी से हरिद्वार से बाहर निकलने वाले रास्ते की ओर चल पड़ा और तकरीबन आधे घंटे चलते रहने के बाद मैं थोड़ा और दूर आ गया और ऐसा लगा कि अब शहर की सीमा धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। मैं वहाँ अकेला नहीं चल रहा था, मेरे साथ एक तमाम हुजूम चल रहा था। हर किस्म के लोग थे, हर साइज़ के लोग थे, हर उम्र के लोग थे और मज़े की बात थी कि वहाँ तकरीबन सारे प्रदेश के लोग थे। मैं तो उस समय सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा था कि ये कहाँ से होगा, तो उसमें बहुत सारे लोग गांव के थे, शहरों के थे, कुछ मुझे विदेशी भी दिखे जो यात्रा कर रहे थे। तो मैं चल पड़ा दोस्तों, और वैसे मुझे शुरू से ही चलने का बहुत शौक़ है और मैं चलता रहता हूँ, तो जोश काफ़ी था, मन में उमंग था। तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं 1 घंटे चलता रहा और तकरीबन मेरी रफ़्तार कुछ ज़्यादा ही थी। मैं करीब 6 किलोमीटर निकल आया और उस समय शहर पीछे छूट गया और मैंने देखा कि एक कोई नया आश्रम वहाँ कोई बन रहा है, कनखल थी जगह। कोई रामदेव नाम के कोई नए गुरु थे जिनका टीवी पे योगा का प्रोग्राम आता था, तो उन्होंने वहाँ पर अपना आश्रम खोला हुआ था। नए नए गुरु थे और टीवी पे आजकल काफ़ी दिख रहे थे। तो वहाँ पे उनके आश्रम के करीब ही, जहाँ मेन गेट होता है, वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी नुमा चाय की दुकान थी। मैंने सोचा कि चलो भैया, शुरुआत तो हो गई है और तकरीबन 6 किलोमीटर मैं चल आया हूँ, तो थोड़ा खाने पीने का इंतज़ाम कर लिया जाए। तो मैंने वहाँ पे दोस्तों, मैंने एक चाय मांगी और उन्होंने मुझे चाय दी और फिर मैंने देखा कि वहाँ पर शीशे के कई वहाँ बर्तन रखे हुए थे, उसके छोटे से शोकेस के ऊपर। तो उसमें मुझे मिल्क रस्क दिखा, तो मैंने कहा कि भैया आप मुझे 2 मिल्क रस्क दे दीजिए। और दोस्तों, वही मेरा सुबह का सबसे पहला मील था और मैं वो दूध वाली चाय और 2 रस के साथ मैंने अपना नाश्ता किया। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका बिल कितना हुआ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे 9 रुपये दे दीजिए, 5 रुपये चाय के और 2-2 रुपये उस रस के। तो मैंने 10 रुपये का नोट निकाला और जो छोटा सा लड़का जिसने मुझे चाय सर्व किया था, तो वो मुझे 1 रुपये वापस लौटाने लगा। मैंने कहा कि नहीं, ये तुम मेरे पास, ये तुम मेरी तरफ से अपने पास रख लो, टिप। मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद ये सबसे छोटा टिप दिया था, 1 रुपये का। मगर उस समय मेरे पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं थे। तो दोस्तों, फिर वहाँ नाश्ता करने के बाद मैं फिर आगे चल पड़ा और उसके बाद आगे का सफ़र काफ़ी लंबा था और मैं चलता रहा और चलते चलते मैंने एक आदमी को देखा जो
काफ़ी धीरे-धीरे चल रहा था, उसको चलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि क्या आपको कोई परेशानी है? तो उसने कहा कि मेरे पाँव में फोड़ा सा हो गया है। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर तो आपको आराम करना चाहिए। तो फिर मैं उस आदमी के साथ वहाँ पे सड़क किनारे एक जगह देख के बैठ गया और फिर मैंने उसका पाँव देखा। वाक़ई उसके पाँव में काफ़ी बड़ा फोड़ा था और जिसकी वजह से उसका चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कहा कि अभी तो देखिए आपका चलना मुश्किल है, सो आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी देर आप आराम कर लें और यदि इस फोड़े से आपका पानी निकल गया तो उसके बाद शायद थोड़ा आराम होगा, मगर अभी चलना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। अ, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भई आप कहाँ से आ रहे हैं और आप कैसे आ गए हैं? तो उसने बताया कि मैं नारायण हूँ। तो दोस्तों, मैं नारायण से मिला। नारायण दिल्ली में मायापुरी में किसी एक गैराज में एक मैकेनिक थे और वो ये कांवड़ यात्रा कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि भाई आप कैसे अपनी काम-धाम छोड़ के इस कांवड़ यात्रा पे निकले हैं? तो उन्होंने कहा कि साहब मेरी मानता थी कि यदि अ, मैं पिछले 10 सालों से इस गैराज में काम कर रहा हूँ और मेरा कुछ हो नहीं रहा है। मेरी शादी हो गई है और मेरा एक लड़का भी है। मैं उसको पढ़ा लिखा के काफ़ी बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ, ना कि अपनी तरह एक मैकेनिक। तो मैंने भोले बाबा से प्रार्थना की थी कि यदि आप मुझे अपना गैराज खोलने में मदद करेंगे तो मैं ये कांवड़ यात्रा करूँगा। तो दोस्तों, वो नारायण थे जो एक दिल्ली में एक मैकेनिक थे और वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। शायद अपने लिए कम, अपने बेटे, हाँ, हाँ, बेटे का नाम क्या उन्होंने बताया था? हाँ, बेटे का नाम उन्होंने, हाँ, विकास बताया था। तो जो 10 साल का विकास था और 5वीं क्लास में वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, उसको पढ़ा लिखा के एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो अ, अपने इस वो एम्बिशन को वो साकार रूप देने के लिए उन्होंने भगवान से मनौती की थी और वो कांवड़ यात्रा कर रहे थे। खैर, मैं उनको वहीं पे पास के एक दुकान में ले गया जहाँ पे कई लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा भैया देखिए, ये जनाब दिल्ली से आए हुए हैं और अभी ये कांवड़ लेके जा रहे हैं और इनके पाँव में ये परेशानी है, तो यदि आपके पास थोड़ा कुछ बैंडेज पट्टी की व्यवस्था है तो कृपया आप इनकी मदद कर दीजिए और इनको थोड़ा आराम करने दीजिए। ये बेहतर होंगे तो शायद यात्रा करेंगे। तो दुकान वाले जनाब काफ़ी दयालु थे, तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है। और वो उनका वो दुकान के साथ दुकान के पीछे उनका घर भी था, तो वहाँ से वो बैंडेज पट्टी और कुछ वो टिंचर जैसी वो कुछ वो दवा ले आए और उसकी उन्होंने वो उसके फोड़े को उसको बहाया। उसमें से वो काफ़ी मवाद जैसा था, उसको साफ़ वगैरह करके उसके उन्होंने अच्छी तरह से बैंडेज कर दी और बोला कि अभी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं आप आराम कीजिए और मैं आपकी देखभाल करूँगा और आप जब बेहतर हो जाएं तभी आप यहाँ से जाना। तो दोस्तों, मैं नारायण को वहीं छोड़ के फिर मैं आगे चल पड़ा क्योंकि मेरी मंजिल अभी काफ़ी दूर थी और नारायण की यात्रा में तो वैसे भी एक विलम्ब हो गया था। तो खैर, मैं आगे बढ़ गया और इन सबों में करीब मेरा तकरीबन 1 घंटे निकल गए और मैं तकरीबन 10 किलोमीटर तक पहुंचा था और मेरी मंजिल अभी भी 260 किलोमीटर दूर थी। तो मुझे लगा कि ये मैंने थोड़ा समय मेरा चला गया है, तो इसको मेकअप करने के लिए
मुझे और आगे चलना पड़ेगा। और फिर दोस्तों मैं आगे चलता गया, हरिद्वार शहर पीछे रह गया था और मेरी अगली मंजिल थी रुड़की। रुड़की हरिद्वार से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पे है और मेरा अंदाज़ा था कि मैं तकरीबन 6 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। यानी 1 डेढ़ बजे तक वहाँ पहुँचने का मेरा कार्यक्रम था, मगर मैं वैसे ही लेट हो गया था। खैर मैं आगे बढ़ चला तो वहाँ पहुँचते पहुँचते भीड़ कम रह गई थी, क्योंकि जो वहाँ से कारवां निकला था, अब वो कारवां काफ़ी छोटा दिख रहा था, क्योंकि अलग अलग लोग थे, उनकी अलग अलग स्पीड थी और अलग अलग अंदाज़ था चलने का। तो जैसा कि आप लंबी दौड़ में देखते हैं, मैराथन या 10,000 मीटर्स में जब जो दौड़ शुरुआत की होती है तो बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे नज़र आते हैं और धीरे धीरे वो फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं और फिर बहुत कम लोग दिखते हैं। तो ये जो कांवड़ यात्रा है कुछ ऐसा ही होता है, जब वो हर की पैरी से निकलता है तो एक हुजूम सा निकलता है और आगे बढ़ते बढ़ते वो छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग बढ़ जाते हैं और इतने ज़्यादा लोग दिखते नहीं। तो खैर मैं आगे चला जा रहा था और मैं आपको बताऊं, हरिद्वार से जो रुड़की का रास्ता है बहुत ही सुंदर रास्ता है, क्योंकि रुड़की तक थोड़ा काफ़ी पहाड़ी सा रास्ता है और सड़क के दोनों ओर काफ़ी सारे पेड़ हैं और बहुत ही अच्छा वहाँ का मौसम है। तो मैं उसका पूरा लुत्फ़ उठा रहा था और आगे बढ़ता चला जा रहा था और मैंने सोचा हुआ था कि मैं अगली मेरी मंजिल रुड़की ही होगी और बीच में मैं कहीं रुकूंगा नहीं, क्योंकि रुकने के चक्कर में काफ़ी टाइम भी व्यर्थ हो जाता है। तो मैं चला जा रहा था और आगे मंजिल थी मेरी और चलता चलता मैं देख रहा था दूसरे लोगों को। कुछ काफ़ी उत्साह वाले चेहरे थे, कुछ नए युवक थे जो कि शायद कॉलेज की स्टूडेंट्स होंगे, काफ़ी आपस में बातें करते हुए ज़ोर ज़ोर से शायद अपने कॉलेज की चर्चा कर रहे थे और वहाँ पे जाके घर पहुँच के उनकी क्या प्लान थी उसके बारे में बातें कर रहे थे। कुछ मिडल एज्ड लोगों का भी ग्रुप था, शायद वो कहीं वहीं दिल्ली के किसी होलसेल मार्केट जैसे सदर बाज़ार वगैरह में शायद वो दुकानदार थे, तो उनका भी एक ग्रुप था जो आपस में वहाँ भी वो बिज़नेस की ही बातें कर रहे थे। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि चलो भाई, यहाँ तो कम से कम अपनी बिज़नेस की बातें भूल जाओ। और मुझे कुछ किसान भी नज़र आए जो कि वेस्टर्न यूपी से संभल वगैरह इलाके से थे, जो आपस में बातें कर रहे थे और मैं उनके पीछे हो लिया, मैं उनकी बातें सुनने लगा और मुझे पता चला कि ये उनकी पहली यात्रा नहीं, बल्कि वो पिछले 10-15 सालों से लगातार ये हर साल ये यात्रा करते हैं और उनकी ऐसी कोई मानता नहीं होती है, बस उनका विश्वास है भोले में और उनको लगता है कि ये यात्रा उन्हें करनी ही है। तो उसमें से मैंने एक जो किसान थे, मैंने उनसे पूछा कि जब आपकी मनौती नहीं है तो आप ये यात्रा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या बताऊं, बस यही जान लो कि मैं जब ये यात्रा करता हूं और ये पूरा इसमें मेरा 6 दिन लगता है, तो मुझे जितनी खुशी ये करने में होती है, सच पूछो तो उतनी खुशी मुझे और किसी चीज़ में नहीं होती है। तो मैं किसी मानता या किसी विश्वास के लिए कम, अपनी खुशी के लिए ज़्यादा करता हूँ और मैं ये पिछले 15 सालों से कर रहा हूँ और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा ये करूँगा। तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे भी लोग हैं जिनका इतना अच्छा विश्वास है और वो बिल्कुल धर्मांध नहीं हैं, बल्कि काफ़ी अच्छे उनके रीज़न हैं, उनके अपने पर्सनल उनके रीजन्स हैं, उनके स्पिरिचुअल रीजन्स हैं और जिसकी वजह से ये यात्रा करते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे लोग भी थे और अचानक मेरी नज़र एक आदमी पे पड़ी जो कि अकेला ही जा रहा था और उसने अपने सर के ऊपर कुछ कपड़ा सा, वो जैसे गमछा होता है, वो बांध रखा था।
लेकिन उसकी शक्ल सूरत से लग रहा था कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, क्योंकि जैसे उसके चेहरे के और बॉडी के फीचर्स थी, वो लग रहा था कि कहीं कोई वो विदेशी है। तो मुझे बड़ी उत्सुकता हुई कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये जो कांवड़ यात्रा है ये मोस्टली ये नॉर्थ इंडियन हिंदूज़ करते हैं, तो ये साहब विदेशी हैं, आखिर ये यात्रा क्यों कर रहे हैं? तो मैं उनके पास गया और मैंने उनको बोला, हेलो, हाउ यू डूइंग? तो तो उन्होंने मेरी ओर देखा, कुछ जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया, जस्ट बोला हेलो। तो मैंने कहा, यू डोंट seem to be a native. He said, yeah. So, तो उन्होंने कहा, आई एम दिमित्री एंड आई एम फ्रॉम रसा। तो जनाब वो दिमित्री इस्तिनोव थे और वो रसा से आए हुए थे। इनफैक्ट वहाँ पर एक व्लादिवोस्तोक जगह है, वहाँ से वो आए थे और उन्होंने इस कांवड़ यात्रा के बारे में सुना था और वो ये करने के लिए आए हुए थे। और फिर हम काफ़ी देर तक बातें करते रहें और मुझे पता चला कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि वैसे और भी कई लोग हैं जो इस तरह की यात्रा करते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी लोगों को बताते नहीं है, मगर उनका ऐसा करने की इस तरह की यात्रा करने की वजह सिर्फ स्पिरिचुअल होता है, क्योंकि इंडिया जो है एक भारत देश, उसके प्रति फॉरेनर्स की काफ़ी रुचि है। ख़ास करके यहाँ का जो लोगों का विश्वास है और लोगों का जो स्पिरिचुअलिटी का एंगल है उसको काफ़ी पसंद करते हैं। और जब दिमित्री से मैंने बात की तो ये पता चला कि वो हमेशा इस चीज़ से आश्चर्यचकित रहते हैं कि हिंदुस्तान जो यहाँ इतनी गरीबी है, इतनी कमियां हैं, लोगों की ज़िंदगी में इतनी दिक्कतें हैं, फिर भी वो इतने खुश क्यों रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वैसे हमारी कंट्री तो काफ़ी एडवांस्ड है और वहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी वेल ऑफ हैं। ख़ास करके इंडिया के बनिस्बत तो रशिया में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी हाई है और फिर भी वहाँ पे लोग खुश नहीं रहते हैं और खुशी की तलाश करते हैं। तो उन्हें इस बात से बहुत अच्छा लगता था कि भारत जैसा जो मुल्क जो उनसे काफ़ी पिछड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों पे वो उन पे आश्रित है, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट्स या और दूसरी ये चीज़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, तो वो चीज़ें उनसे लेते हैं, टेक्नोलॉजी लेते हैं और इन कमियों के बाद इतनी सारी दिक्कतों और गरीबी के बाद भी इतने खुश कैसे रहते हैं। तो यही चीज़ दिमित्री को यहाँ पर खींच के लाई थी और वो पिछले 2 महीने से वो भारत में घूम रहे थे, कई जगह वो घूम चुके थे, आगरा, जयपुर और वो नॉर्थ ईस्ट भी गए हुए थे, केरल के बैक वाटर्स वगैरह भी देखे हुए थे, राजस्थान के डेजर्ट भी उन्होंने देखा था और ये आखिरी वो उनका ये जो मकाम था वो ये कांवड़ यात्रा थी जो जिसके बारे में उन्होंने यहीं पे सुना। और ये एक संयोग था कि जब वो दिमित्री मई में आए थे और पिछले 2 महीने से वो यहाँ रह रहे थे, तो उन्होंने किसी आदमी से इस कांवड़ यात्रा के बारे में सुना और फिर उन्होंने अपना मन बनाया कि वो भी ये यात्रा करेंगे। तो दोस्तों, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि कैसे एक विदेशी हमारे कल्चर से इतना प्रभावित है, हमारे रहने की शैली से इतना प्रभावित है कि वो पिछले 2 महीने से यहाँ पर है और है ही नहीं, बल्कि हमारे जो इस तरह के रिलीजियस हमारे बिलीव्स हैं और इस तरह की जो हमारे पिलग्रिम्स जो हम करते हैं अपनी खुशी के लिए, उसमें वो शामिल हो रहे हैं और उनका पूरा विश्वास है। तो दिमित्री से मेरी मुलाकात काफ़ी अच्छी रही और वहाँ रुड़की ठीक पहुँचने के पहले दिमित्री ने कहा कि इफ़ यू डोंट माइंड, आई लाइक टू स्टे हियर फॉर सम टाइम, सो यू
प्लीज़ कंटिन्यू जर्नी। तो दोस्तों, दिमित्री के साथ मैंने तकरीबन 3 घंटे गुजारे, बहुत सारी बातें हुई। और दिमित्री काफ़ी फिज़िकली फ़िट थे, इनफैक्ट वो एथलीट थे, तो उसकी वजह से मेरी स्पीड भी काफ़ी अच्छी रही। और अगले 3 घंटों में मैंने कम से कम मुझे लगता है मैंने 25 किलोमीटर्स कवर किया। और मैं तकरीबन रुड़की ए के नज़दीक पहुंचने ही वाला था। जब मैं रुड़की पहुंचा दोस्तों, तो क्या हुआ, तो इसके लिए आपको अगले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो नमस्कार। और आज सैटरडे है, आप छुट्टियां मनाइए और मौज कीजिए, अच्छा सोचिए और खुशियाँ फैलाइए। क्योंकि दोस्तों, हम इंसान का यहाँ इस